जो आज हम लोग 18/9/2022 के प्रथम पाली साइंस के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक कौन सा है? ठीक है, जैव तकनीक कृषि है। कृषि का नाम कौन सा कृषि है? और इस जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित जो मुख्य तकनीक है, देखिए मुख्य तकनीक कौन सा है? उत्तक संवर्धन है। क्या है? उत्तक संवर्धन। तो इसको रटना पड़ेगा आप लोगों को। बताइए, कृषि किस प्रकार की कृषि है? जैव तकनीकी कृषि। और ये जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित जो मुख्य तकनीक है, तकनीक का मतलब समझिए, तकनीक का अंग्रेजी सबको आता है, हिंदी किसी को नहीं आता है। तकनीक का अंग्रेजी होता है टेक्निक। क्या होता है? टेक्निक। तो बताइए कि जैव तकनीकी कृषि में मुख्य तकनीक कौन सा है? उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन है। क्या है? उत्तक संवर्धन है। जैव तकनीक कृषि में मुख्य तकनीक कौन सा है? उत्तक संवर्धन। संवर्धन है। ठीक है, तो समझ में ये बात आ गया होगा। ठीक है, तो उत्तक संवर्धन जो है वह एक मुख्य तकनीक है किस कृषि का? जैव तकनीकी कृषि का एक मुख्य तकनीक है। और तकनीक का अंग्रेजी बताइए। टेक्निक। क्या होता है? टेक्निक। मैग्नीशियम, बताइए मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg होता है। मैग्नीज का सूत्र क्या होता है? Mn होता है। तो मैग्नीशियम रिबन, रिबन मतलब क्या होता है? सबको पता होगा। रिबन मतलब आप लोग माथा में फीता लगाते हैं, उसको क्या बोलता है? रिबन बुलाता है। रिबन मतलब होता है फीता। क्या होता है? फीता। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है। मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले क्या किया जाता है? उसे रगड़ा जाता है, क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है? बताइए। मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब जरा प्रश्न को समझिए खूब अच्छा तरीका से। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन। जैसे आप लोग लकड़ी को जलाने से पहले, चूल्हा में जो आप जलाते हैं उससे पहले आप लकड़ी को पहले क्या कर देते हैं? काट देते हैं। चीर देते हैं, काट देते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम रिबन, रिबन का मतलब फीता। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको पहले हम लोग क्या करते हैं? रगड़ते हैं। और क्यों रगड़ते हैं? इसलिए रगड़ते हैं क्योंकि उसके ऊपर में एक परत होता है। अस्तर मतलब क्या होता है? लेबल। अस्तर मतलब लेबल। एक परत होता है, एक अस्तर होता है, और वो लेबल क्या चीज का होता है? मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेबल होता है। और उस कारण से ही पहले हम लोग उसको रगड़ देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं? फिर उसको जलाते हैं। तो बताइए, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाने से पहले क्या करते हैं? रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि उस ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो। देखिए, एक वस्तु है x ऊंचाई से। x ऊंचाई का मतलब कुछ ऊंचाई, मान लीजिए 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, और उस ऊंचाई पर से वह मुक्त रूप से क्या कर रहा है? गिर रहा है। तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा? तो आधा स्थितिज ऊर्जा होगा और आधा गतिज ऊर्जा होगा। देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और प्रश्न आप लोग समझ जाइएगा, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये है, ठीक है, इनको हम उठा के और हम मतलब एक मंजिल मकान पर गए और इनको क्या करिए, उठा करके हम नीचे गिरा रहे हैं। गिराने के बाद जब ये आधी दूरी पर आ जाएगी, मतलब दूरी पहले जो कुछ भी था, लेकिन जब आधी दूरी पर आ जाएगी तो उस वस्तु में क्या होगा? तो देखिए, आधा स्थितिज ऊर्जा होगा और आधा गतिज ऊर्जा। क्योंकि आधा जो है तो गिरा तो गति से गिरा, और फिर आधा पर जाने का आधा पर जाके स्थित हो गया ना। इसलिए ये बात समझ में आ गया। प्रश्न के साथ आंसर पढ़िए जल्दी से। एक वस्तु x ऊंचाई से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा। प्रश्न समझ गए ना? एक चीज और समझ लीजिए, गतिज ऊर्जा का अंग्रेजी होता है काइनेटिक एनर्जी। बोलिएगा। काइनेटिक एनर्जी। एक चीज और समझ लीजिए, घड़ी में जो चाबी देते हैं तो कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा। चलिए, तीर और कमान जब चलाते हैं, तीर ऐसे साधे हुए रहते हैं तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ऐसे साधे हुए रहते हैं, तीर जब चलाते हैं तो ऐसे साधे नहीं रहते हैं, इसके बाद में छोड़ते हैं तो तब गतिज ऊर्जा हो जाता है। जब पकड़े रहते हैं ऐसे करके तो स्थितिज ऊर्जा एक स्थिति में रहता है। अगला है एलपीजी। ये प्रश्न पहले भी हुआ था। एलपीजी में, एलपीजी का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो हाइड्रोकार्बन होता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? प्रोपेन होता है। एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का मतलब कल बताए थे, नॉर्मल ब्यूटेन बताए थे। और इसके बाद है आइसोब्यूटेन। तो बताइए कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन रहता है? प्रोपेन, नॉर्मल और आइसोब्यूटेन। याद रखिएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्यूडो एस्टेरेफाइड। बोलिएगा। स्यूडो एस्टेरेफाइड। स्यूडो
स्टेरेटिफाइड, बोलिएगा। स्यूडोस्टेरिफाइड। तो क्या है? स्यूडो स्टेरिटिफाइड। समझ में आया? अब पढ़िए तो पूरा। स्यूडोस्टेरिफाइड। तो स्यूडो स्टेरिटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। देखिए ये प्रश्न हम लोग कल भी पढ़े थे कि नहीं? तो स्यूडो स्टेरिटिफाइड और एपिथेलियम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर दे दीजिए कहाँ, सभी लोग दे दीजिएगा, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में। कहाँ पर? ब्रोंकाई में। यहाँ अनुस्वार लगा दीजिएगा। ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में क्या पाया जाता है बताइए तो आप लोग। चलो बोलो क्या ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में क्या पाया जाता है? क्या है बताइए तो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में? स्यूडो स्टेरिटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। तो स्यूडो स्टेरिटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में। तो ध्यान दीजिए, अगला जो प्रश्न है आपका, नियत ताप। नियत का मतलब कांस्टेंट, मतलब बदलने वाला नहीं, ठीक है। नियत का मतलब कांस्टेंट, मतलब बदलने वाला नहीं। तो नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में, मतलब गहराई भी निश्चित कर दिया गया है और तापमान भी फिक्स कर दिया गया है। जो फिक्स है मतलब जो बदलने वाला नहीं, उसको नियत कहा है। तो नियत ताप और एक निश्चित गहराई में निम्नांकित में से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा? कहता है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। नियत ताप मतलब टेम्परेचर क्या है? निश्चित एक रंग है, और गहराई क्या है? वो भी एक रंग है। एक निश्चित गहराई में किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा? देखिए स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल का टेम्परेचर भी उतना ही है और गहराई भी उतना ही है। अल्कोहल मतलब शराब, वो भी एक गहराई में है और एक नियत टेम्परेचर पे है, वो भी सब कुछ बराबर है। पेट्रोल में भी वही है, और समुद्र का जो पानी है उसकी भी गहराई और ताप वही है। लेकिन कहता क्या है आपको कि किस द्रव में दाब का मान अधिक होगा? किस द्रव में दाब का मान अधिक होगा? तो देखिए द्रव तीनों में, चारों में, स्वच्छ जल में भी है, अल्कोहल में भी है और पेट्रोल में भी है। लेकिन समुद्र के पानी में दाब अधिक होगा। समुद्र के पानी में क्या होगा? दाब अधिक होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझ गए, यानी कि तापमान भी क्या है? बराबर है। चारों द्रव में तापमान बराबर दिया गया है। जैसे कि हम एक बात बताते उदाहरण, आप सभी लोग हैं, सभी लोगों को एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, सभी को एक समय पर पढ़ाया जा रहा है, एक ही जगह पर पढ़ाया जा रहा है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप में एक तेज हो जाता है और एक कमज़ोर हो जाता है। ऐसा क्यों? तो वही बात है, यहाँ पर कह रहा है कि 4 तरह का लिक्विड दिया गया। लिक्विड मतलब द्रव, लिक्विड का हिंदी क्या होता है? द्रव। 4 तरह के द्रव है। एक स्वच्छ जल है, स्वच्छ मतलब साफ जल है, एक समुद्र का पानी है, एक अल्कोहल है और एक आपको पेट्रोल है। इतना चीज़ दिया गया। कहता है कि यह तापमान सबका बराबर है, गहराई भी सबका बराबर है, लेकिन समुद्र के पानी का दाब सबसे अधिक है। क्यों सबसे अधिक है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व सबसे अधिक है और जिसके कारण से इसमें दाब भी अधिक है। कॉन्सेप्ट मेरा समझे कि नहीं ये बता दीजिए। ठीक है, रटने वाला प्रश्न नहीं है, बस समझने वाला प्रश्न है। समझ के आप इसका आंसर दे सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, तो किस द्रव में दाब सबसे अधिक होगा? समुद्र का पानी। चलिए अगला है, ये प्रश्न आपको पहले से आता है। वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस क्या है? वेरिसेला वायरस। वायरस का हिंदी कौन बताएंगे? जीवाणु। तो वेरिसेला वायरस जो है, वायरस का हिंदी क्या होगा? विषाणु। तो वेरिसेला वायरस जो है यह आपको होता है। तो वेरिसेला वायरस से क्या होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। वेरिसेला वायरस जो है उससे क्या होता है? चिकन पॉक्स बीमारी होता है। क्या होता है? चिकन पॉक्स बीमारी। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो आप याद रखिएगा, चिकन मतलब क्या होता है। देखिए हमको तो दांत भी सब समाने लगा, खाने का मन करने लगा। ये बताइए चिकन खाते हैं आप लोग कि नहीं खाते हैं? जी। आप खाते हैं ना? तो चिकन जो आप खाते हैं, बताइए कि मार्केट में मीट के मामला में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? सबसे ज्यादा किसका सेल होता है? चिकन का। सेल सबसे ज्यादा किसका होता है? चिकन का। तो इसलिए वेरिसेला वायरस। तो वेरिसेला वायरस किसे पाया जाएगा? चिकन पॉक्स में। समझ में आया? तो वेरिसेला एक वायरस है और यह वायरस किसे पाया जाता है? चिकन पॉक्स में। ये आपको इससे मतलब किसे पाया जाता है सो नहीं है, मतलब वेरिसेला वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में। अच्छा पता है डेंगू क्या चीज से होता है? डेंगू विषाणु, मलेरिया से। एनाफिलीज मच्छर, और वो भी मादा मच्छर काटेगी, मतलब महिला वाला। महिला मच्छर काटेगी तो ही आपको डेंगू होगा, पुरुष काटेगा तो डेंगू नहीं होगा। ठीक है,
दूसरा में है मलेरिया किससे होता है? विषाणु प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और रेबीज किससे होता है? ध्यान से देखिए, रेबीज है ना, जीवाणु से। बीज है ना, तो बीज में याद रख लीजिएगा, बीज से बीज और बीज से विषाणु, यानी कि रेबीज क्या चीज होता है? विषाणु से। रेबीज क्या चीज होता है? विषाणु से। और बेरीसेला वायरस से कौन सी बीमारी होती है? चिकन पॉक्स होता है। बताइए कि किंगडम मोनेरा शामिल है इसमें। ट्रिक भी कल बताए थे, किंग मतलब राजा, और राजा इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि बैक्टीरिया ही एक ऐसा जीव है, सूक्ष्म जीवाणु है, जो लगभग में सभी जीवों में पाया जाता है। कल बताए थे ये बात, तो इसलिए किंगडम मोनेरा में शामिल है। कौन शामिल है? बैक्टीरिया शामिल है। कल भी बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया क्या लिखा हुआ है? बैक्टीरिया शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाता है, ध्यान दीजिए, अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मतलब कोई वस्तु ले लीजिए, ठीक है, एक्स ये किससे क्रिया कर रहा है? एक्स ऑक्सीजन से। नहीं, ऑक्सीजन से। अगर कोई एक्स बता रहा है तो एक्स के जगह पर ले लीजिए कोई भी वस्तु, ठीक है, एक्स क्या है? एक वस्तु है, तो वो वस्तु किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। और वो करने के बाद क्या बनाता है? ऑक्साइड। तो देखिए, ऑक्सीजन से जो ऑक्साइड बनाता है वो कौन सा वस्तु है? वह धातु है ना, और साथ में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। तो बताइए क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। तो बताइए, इसको ऐसे याद कीजिएगा आप लोग, ध्यान से देख लीजिए प्रश्न पर। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, धातु ऑक्सीजन से क्रिया इधर करके, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड। इसी तरह से घर पे याद कीजिएगा आप लोग, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीले कर देते हैं। कुछ समझ में आया मेरा बात की नहीं? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीले कर देते हैं। नीला कर देता है। बात कुछ समझ में आया? तो बताइए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? धातु। धातु। कौन कर देता है? धातु। और ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड कौन बनाता है? धातु। समझ में अभी भी आया कि नहीं आया? तो धातु ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना देता है और लाल से नीला बना देता है, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन कर देता है? धातु। धातु का अंग्रेजी, मेटल, धातु का। मेटल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? ये प्रश्न भी आप लोग पहले से जानते होंगे। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करने में, देखिए, निम्नलिखित में से कट कर देते हैं, किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, तो क्या है बताइए? क्या है? यूरेनियम है, जिसका उपयोग जो है आपको नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है ना। यूरेनियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग। ठीक है, किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? यूरेनियम का। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग, ये जो सोडियम है ऑप्शन में, इसका सूत्र क्या होगा? कोयला किसका उदाहरण है? जीवाश्म का। किसका उदाहरण है? पेट्रोलियम। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी, ये भी प्रश्न आपको पहले से आता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है। तो इसमें हम क्या ट्रिक दिए थे पता है आप लोगों को? पता है? देखिए, जब पुरानी प्रजाति से नई प्रजातियां बदलेगी तो एक तरह से उसका विकास होगा ना, पुराना से नया होगा तो उसका विकास होगा। तो विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं? उद्भव कहते हैं। इसलिए पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित जो होती है उसे क्या कहते हैं? प्रजाति है ना, उद्भवन। क्या कहते हैं? प्रजाति उद्भवन कहते हैं। अगला है, ये प्रश्न आपको पहले से ही आता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताइए। चांदी। बताइए, ये जो लकड़ी है, ये सूखी हुई लकड़ी विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है? और कच्चा लकड़ी क्यों? बिजली पास नहीं करेगी, और कच्चा में बिजली पास कर जाएगा। चलिए अगला है, पेड़ पौधे के विकास के लिए, ये आप लोग बताइए, बिना देखे, इस पर नहीं देखना है। पेड़ पौधा के विकास के लिए आप बताएंगे, पेड़ पौधा के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? तो बताइए, पेड़ पौधा के लिए विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? और आपके लिए कौन सी हवा जरूरी है? ऑक्सीजन। आपके लिए कौन सी हवा जरूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। बात समझ गए? तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। नाइट्रोजन का? N2। हीलियम का? ऑक्सीजन का? O2। बात समझ में कुछ आया? तो बताएंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा संघ ऊतक के संगठन स्तर को दर्शाता है? जरा ध्यान दीजिए, यहाँ संघ लगा हुआ है, ये जो संघ का है इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे आप बोलते हैं
झबरी कुत्ता। तो झबरी के अंतर्गत जितना भी झबरी होगा सब आ जाएगा ना। तो वो झबरी बोलने से ये एक ग्रुप का बोध हो रहा है कि नहीं बोध हो रहा है। तो वही बात है, कौन सा संघ उत्तक के संगठन स्तर को दर्शाता है। तो देखिए कौन सा संघ है जो उत्तक के संगठन को दर्शाता है। तो उत्तक के संगठन को आप दर्शाता है कोएलेंटेरेटा, बोलिएगा कोएलेंटेरेटा, बोलिएगा कौन सा संघ है जो उत्तक के संगठन को दर्शाता है। कोएलेंटेरेटा, बोलिए इसको, बोलिए तो बोलिए। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एकल परमाणविक है। देखिए तो एकल परमाणविक के अंतर्गत क्या सब है, हीलियम है, नियोन है और आर्गन है। बोलिएगा हीलियम, नियोन, आर्गन। एकल परमाणु का उदाहरण कौन कौन सा है। हीलियम, नियोन, आर्गन। यानी कि हीलियम में, आर्गन में और नियोन में इस सब में परमाणु की संख्या कितनी है, एक है, इसलिए इसको एकल परमाणु कहा जाता है। तो बताइए एकल परमाणु का उदाहरण हीलियम, नियोन, नियोन और आर्गन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग जल प्रदूषण को यदि मापना हो, क्या मापना हो, जल प्रदूषण को मापना हो, तो जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा टेस्ट, परीक्षण का अंग्रेजी क्या होगा, टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। बोलिएगा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी कि BOD। बोलिएगा BOD, यानी कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण करेंगे आप, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। इस प्रश्न को आप क्वेश्चन के साथ पढ़ लीजिए। देखिए जल प्रदूषण को ही हम लोग माप करते हैं कि यह जल प्रदूषण कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो उसको मापने के लिए हमको सबसे पहले है कि जल कोई भी प्रदूषित होगा, ध्यान से सुनिए, जल कोई भी प्रदूषित होगा तो प्रदूषित कब माना जाएगा, जब उसमें कोई जीव घुस जाएगा। तो इसलिए जल प्रदूषण को मापने के लिए जीव से याद कर लीजिए, जैव। और जब कोई जीव घुस जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई रासायनिक उसमें क्या करेंगे, कोई केमिकल डालेंगे, केमिकल डाल करके ना साफ करेंगे। इसलिए जैव रासायनिक और इसके बाद ऑक्सीजन। और वैसे भी जल से क्या होता है, मिलता है हम लोग को ऑक्सीजन, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसलिए याद कर लीजिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BOD। तो बताइए जल प्रदूषण को जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, और शॉर्ट में BOD। बोर्ड। बताइए ये प्रश्न कल ही हुआ था कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है ना, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, बैगनी, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है, बैगनी है। बहुत से विचलित है और बहुत से बैगनी। सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है, बैगनी है। और इसमें ठीक तो बताए थे। चलिए अगला है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो। जरा ध्यान दीजिए, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रही है एक समान त्वरण से। अब ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो, कैसे याद कीजिएगा, बोलिएगा जरा। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो, तो इसका मतलब वस्तु जो गति कर रही है, वस्तु जो चल रही है, वो किस त्वरण से चल रही है, एक समान त्वरण से। यदि कोई वस्तु विस्थापन के वर्ग के समानुपाती हो तो वह वस्तु कैसे गति कर रही है, एक समान त्वरण से। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है, इसको आप बार बार पढ़ के याद कीजिएगा। और इसके बाद हमारा लास्ट सेकंड प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से किस में धन का मतलब अंग्रेजी में पॉजिटिव, अंग्रेजी में पॉजिटिव, और हिंदी में इसको हम नेगेटिव। यहाँ ऋण का अंग्रेजी क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उसका चिन्ह क्या होता है, तो निम्नलिखित में से कट कर देंगे। किस में धन यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बैटरी देखे हैं आप, उसमें प्लस माइनस रहता है कि नहीं, आप देख लीजिएगा घड़ी की बैटरी में जाकर के, रहता ही रहता है। एमीटर जो होता है उसमें भी रहता है, वोल्ट मीटर में भी रहता है, और किस में नहीं रहता है, प्रतिरोध में नहीं रहता है। प्रतिरोधक में जो है आपको, प्रतिरोधक में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। देखिए प्रतिरोधक मतलब हो गया कि विरोधक हो गया, एक तरह से समझिए। प्रतिरोधक मतलब विरोधक, सोच लीजिए मन में। और जब विरोधी आदमी कोई आपके सामने आ जाएगा तो कोई भी प्लस माइनस कीजिएगा आप, वही बात है कि प्लस माइनस किस में नहीं होगा, प्रतिरोधक में नहीं होगा। प्लस माइनस किस में नहीं होगा, प्रतिरोधक में।
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बताइए कि प्लस माइनस चिन्ह किस पर नहीं होगा और किस पर होगा? मीटर पर भी होगा और वोल्टमीटर पर भी होगा। ठीक है, अब आप आज का जो लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु है जो उष्मा का अच्छा चालक है? ये भी प्रश्न आप लोगों को पढ़ाए थे, भले ही याद नहीं हो आप लोगों को। ये उष्मा का, देखिए हम बता देते हैं, उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो शीशा है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? शीशा है, याद रखिएगा। शीशा को हम लोग संकेत के दृष्टि से क्या दिखाते हैं? पीबी। ठीक है, तो निम्न से वस्तु उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? शीशा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।